बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको साइंस 4 की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर 2 हमने लास्ट लेक्चर में रिव्यू किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लेक्चर 1 पढ़ेंगे चैप्टर 2 से, जो कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में है और इसकी टाइप्स के बारे में है। जो एसएलओ हम अचीव करेंगे आज के लेक्चर में वो है रिकग्नाइज व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, पोन्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स। ये तमाम टाइप्स हैं इकोसिस्टम की, डिफरेंट टाइप्स। सो एक एक करके हम हर टाइप को स्टडी करेंगे। पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर को रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें। कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, आपने इन्हें एक एक करके आंसर करना है। व्हाट इज एन हैबिटेट? ये ग्रेड 3 में भी आपने पढ़ा था। यस, अ लिविंग प्लेस फॉर एनिमल्स। सो क्या आप मुझे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे? हैबिटेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? यस, हैबिटेट अपने रहने वालों को फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। दैट्स गुड। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने बार बार जिक्र किया था, इंटरेक्शन का। ये इंटरेक्शन क्या होता है? ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया। इंटरेक्शन असल में रिलेशनशिप है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ऑर्गेनिजम्स का अपनी एनवायरनमेंट के दरमियान, यानी डिपेंडेंसी है एक ऑर्गेनिजम्स की अपनी एनवायरनमेंट पे, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे आई नीड फूड ऑफ प्लांट्स, सो इट्स माई इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद प्लांट्स। एनिमल्स नीड एंड अदर एनिमल्स टू ईट, यानी एनिमल्स प्रे एन अदर एनिमल, सो इट इज़ an interaction between one animal to the other animal, a relationship, a connection, a dependency. So interaction में मुख्तलिफ तरह के relationships डिस्कस किए जाते हैं। क्या आप मुझे कुछ हैबिटेट्स के नाम बता सकते हैं? यस, रिवर हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, नंबर 2, फिर ओशन हैबिटेट, मेरीन हैबिटेट भी जिसे कहते हैं, पॉन्ड्स हैबिटेट, सॉइल हैबिटेट, इसके साथ साथ ग्रासलैंड्स। ये तमाम हैबिटेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ऐसा कीजिए कि एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे, वाइट पीस ऑफ पेपर पे अपने घर की ड्राइंग बनाइए। आपके घर में कितने कमरे हैं, किचन कितने हैं, स्टेयरकेस किस तरफ है, ये तमाम चीज़ें अपने घर की ड्राइंग में मेंशन कीजिए। 3 मिनट हैं आपके पास अपने घर की ड्राइंग बनाने के लिए। चलिए जी, वेल डन। आई होप कि आपने अपने घर को बहुत खूबसूरती से बनाया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, उन्हें आंसर बताइए, ज़रा आंसर कीजिए कि क्या आपका घर आपके लिए एक सेफ प्लेस है? ऑब्वियसली यस, इट इज़ अ सेफ प्लेस। इस सेफ प्लेस को आप एक पॉइंट के तौर पे अपने घर की साइड पे नोट डाउन कर लीजिए। सपोज आपने ये अपने घर की तस्वीर बनाई है, इसके साथ आप लिख दीजिए सेफ्टी। नंबर 1 पॉइंट, डू पीपल मूव बिटवीन हैबिटेट? क्योंकि आपका घर आपका हैबिटेट है, तो क्या इसमें मुख्तलिफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं? क्या उन्हें फ्रीडम हासिल है? यस, सो इसमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये भी नोट डाउन कीजिए। क्या आपके घर से, यानी आपके हैबिटेट से कुछ लोग घर से बाहर जाते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, फूड सर्चिंग के लिए या और बहुत से काम अंजाम देने के लिए? यस, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए घर से बाहर निकल के मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं। सो इट इज़ एन अदर टाइप ऑफ फ्रीडम और मूवमेंट के हैबिटेट से हम बाहर भी आ सकते हैं और हैबिटेट के अंदर भी जा सकते हैं। डू वी नीड अदर पीपल टू परफॉर्म टास्क टू हेल्प अस सर्वाइव? क्या अपने घर में रहने के लिए हमें पेरेंट्स, सिबलिंग्स के अलावा भी किसी को मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत पड़ती है? यस, वी ऑल्सो नीड सम अदर पीपल टू सर्वाइव इन आवर हाउस। जस्ट एज, नाम बताइए कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमें? वॉचमैन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लीनर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें शेफ्स की ज़रूरत पड़ती है, शॉपकीपर्स चाहिए हमें।
जो कि हमें अपने घर में आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए मदद करते हैं। सो इन तमाम पॉइंट्स को आप एक साइड पे अपने घर की यानी हैबिटेट के साइड पे नोट कर लीजिए। इसके बाद चूंकि क्लास में हर स्टूडेंट ने अपना अपना हैबिटेट यानी अपना घर ड्रॉ किया है जो कि उसकी लिविंग प्लेस है, तो तमाम घरों को इकट्ठा कीजिए, तमाम घरों की तस्वीरें इकट्ठी कीजिए। कोई एक स्टूडेंट ये टास्क परफॉर्म करेगा या अपने टीचर को आप असिस्ट कर सकते हैं इस टास्क की परफॉर्मेंस के लिए। तमाम घरों की तस्वीरें इकट्ठी कीजिए और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेके उस पर सारी तस्वीरें छोटी छोटी करके काट के लगा दीजिए। अब जो एक सूरत बनेगी जिसमें एक चार्ट पेपर पे तमाम छोटे छोटे घर लगे हुए हैं, वो एक टाउन बना देगा और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये एक इकोसिस्टम बन गया है। सो आप एक बड़े से चार्ट पे जिस पे आपने सारी तस्वीरें लगा दी हैं छोटे छोटे घरों की, इसका आप इसकी लेबलिंग कीजिए एज टाउन या फिर इकोसिस्टम। अभी हम देखेंगे कि ये इकोसिस्टम कैसे है। अब एक चार्ट पे आपने तमाम घरों को इकट्ठा करके लगा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस टाउन में रहने के लिए मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है। घरों के अलावा इस टाउन में रहने के लिए किन किन बिल्डिंग्स की ज़रूरत है। यस, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, रोड्स की, शॉप्स की, मस्जिद की, एट्सेट्रा। अब ये तमाम बिल्डिंग्स अपने इस चार्ट पेपर पे ड्रॉ कीजिए ताकि आपका टाउन एक मुकम्मल लिवेबल प्लेस लगे। यस, वेल डन, आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब आप ज़रा गौर कीजिए यहाँ, तो आपको पता चलेगा कि एक इंडिविजुअल होम, जब आपने अपने घर की तस्वीर बनाई थी तो वो एक हैबिटेट था। जब वो घर मुख्तलिफ घरों के साथ मिल गया और इसके साथ घरों के अलावा यानी रहने के अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पेश आई, जैसा कि स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह, तो वो एक टाउन बन गया। अब ये टाउन जिसमें मुख्तलिफ घरों के लोग इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, अपना कोई रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, नीड बेस्ड रिलेशनशिप, तो वो एक इकोसिस्टम बना देगा। यही डेफिनेशन इकोसिस्टम की भी है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं या उनसे अपनी कोई ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। सो अब जो आपका चार्ट पेपर बनेगा जिसमें स्कूल्स भी शामिल हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, जिसमें रहने के लिए चलने के लिए रोड्स भी हैं, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, यानी तमाम लाइफ नेसेसिटीज़ उसमें शामिल हैं, तो वो एक इकोसिस्टम या टाउन बन जाएगा। सो आपने याद रखना है कि एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे वो एग्जांपल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि सिर्फ एक पर्सन, एक इंडिविजुअल है, एक एनिमल या एक प्लांट एक इंडिविजुअल एंटिटी है। जब वो इंडिविजुअल एंटिटी अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहती है तो वो पॉपुलेशन बना देती है। यही पॉपुलेशन जब मुख्तलिफ दूसरे जानवरों के साथ रहती है तो कम्युनिटी बना देती है, और ये कम्युनिटी जब अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है, तो इसे इकोसिस्टम कहते हैं। सो अब आपको इकोसिस्टम का अच्छे से पता चल गया होगा। डिफाइन कर लेते हैं इसे। एन इकोसिस्टम इज अ फिजिकल प्लेस, यानी कि ये कोई ना कोई जगह होगी दैट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एलिमेंट्स, जिसमें बायोटिक फैक्टर्स यानी बायोटिक फैक्टर्स मीन्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज रॉक्स, water, air and soil are included. In an ecosystem, all the living and non-living factors work together as a unit. तमाम लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। सो यहाँ आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन का पता चल गया कि क्या होता है। आपकी किताब में भी यही सब कुछ दर्ज है कि sometimes a single habitat is shared by many other organisms.
जैसे कि अभी पढ़ा आपने, एक्टिविटी भी परफॉर्म की कि एक घर के साथ एक घर अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, उसे दूसरे घरों और दूसरे लोगों की ज़रूरत पेश आती है। इट इज़ पॉसिबल दैट वन हैबिटेट में कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट स्मॉल हैबिटेट्स, यानी हो सकता है कि एक घर के मुख्तलिफ पोर्शंस हों और मुख्तलिफ पोर्शंस में मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हों। सो हर फैमिली दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी और इस इंटरेक्शन को हम असल में इकोसिस्टम का नाम देते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन बोथ केसेस इंटरेक्ट and depend upon each other, constituting a complex system of interactions called an ecosystem. So an ecosystem is a community of organisms that interact with each other and with their environment. It is a definition of ecosystem. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इकोसिस्टम में आपने इंटरेक्शंस को हमेशा इन्वॉल्व करना है। अगर इंटरेक्शंस नहीं होंगे तो वो सिंगल हैबिटेट होगा, और हर हैबिटेट जहाँ इंटरेक्शन पाया जाता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है एक इकोसिस्टम की, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए, हर ऑर्गेनिजम्स को पानी की भी ज़रूरत है। कुछ ऑर्गेनिजम्स पौधों पे ज़िंदा रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे जानवरों को खा के ज़िंदा रहेंगे, जैसे कि ये। तो इन सबको एयर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, सूटेबल मॉडरेट टेम्परेचर भी चाहिए। सो जब इकोसिस्टम में कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की नेसेसिटीज़ को फुलफिल करेगा तो वो एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम बनेगा। इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए इकोसिस्टम की 5 मेजर टाइप्स हैं: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड। आज हम सिर्फ फॉरेस्ट और रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एन फॉरेस्ट इकोसिस्टम? इससे पहले फॉरेस्ट को आपने एज ए हैबिटेट पढ़ा था। फॉरेस्ट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स सच एज ट्रीज, सॉइल एंड वाटर। अपनी वो एक्टिविटीज ज़हन में लाइए जिसमें एक घर को दूसरी चीज़ों की या दूसरी बिल्डिंग्स की ज़रूरत थी। यहाँ पे फॉरेस्ट एक अलग घर है और इसे जिन मज़ीद घरों की ज़रूरत है वो हैं ट्रीज़, सॉइल और वाटर। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ रिच इन ऑर्गेनिजम्स सच एज हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, क्योंकि ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि जिस जगह पे ट्रीज़ ज़्यादा होंगे वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन हैबिटेट इंटरेक्ट विद that of the other habitats, supporting the coexistence, hence giving a forest the status of an ecosystem. वही बात जो हमने पहले एक्टिविटी में देखी थी आपने कि जब एक घर के लोग दूसरे घर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे या इसके लिए किसी दूसरी बिल्डिंग्स की ज़रूरत पेश आएगी तो वो जगह एक इकोसिस्टम डेवलप करेगी। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में कौन कौन से मज़ीद इकोसिस्टम हो सकते हैं। सबसे पहले तो ट्री में एनिमल्स फूड के लिए, शेल्टर के लिए ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं और ट्रीज़ अपने सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। सो इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल इंटरेक्शन। एक तो है इसमें फॉरेस्ट हैबिटेट, दूसरा है सॉइल हैबिटेट। सॉइल में बेतहाशा वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, वो तमाम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अगेन फॉर फूड एंड शेल्टर। सो इट इज़ एन अदर हैबिटेट विच एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। द थर्ड वन इज पॉन्ड हैबिटेट। ये भी एक और तरह का हैबिटेट है जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है, यानी वाटर बॉडीज़। किसी भी फॉरेस्ट में छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज़ होंगे जिन्हें पॉन्ड्स कहा जाता है। इनमें अपना एक लाइफस्टाइल है, यहाँ के कुछ अपने जानदार हैं, कुछ अपने ऑर्गेनिजम्स हैं। जब ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सॉइल के एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ट्रीज़ पर रहने वाले एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। सो ये 3 तरह के हैबिटेट्स किसी भी फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरीली। इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन ये 3 बेसिक या मेजर हैबिटेट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से एनिमल्स में इंटरेक्शन होता है। हर्बीवोर्स
प्लांट्स खाते हैं, कुछ दूसरे एनिमल्स इन हर्बीवोर्स को खाएंगे, वो एनिमल्स किसी और एनिमल्स की तरफ से का प्रे बनेंगे। इसी तरह प्लांट्स इन सब एनिमल्स को सपोर्ट करेंगे मुख्तलिफ हवालों से। सॉइल में बैक्टीरिया और डीकम्पोजर्स का रोल प्ले करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि इनके डेड मैटर्स को दोबारा सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स में डिज़ोल्व करके एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपकी टीचर या आपको एक्टिविटी शीट प्रोवाइड करेंगी। आपके सामने एक हैबिटेट दिया गया है, फॉरेस्ट हैबिटेट। आपने इसे इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है। कलर स्कीम से मदद लीजिए या ड्राइंग की बनाइए। ड्राइंग्स और कलर्स की मदद से इस हैबिटेट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ड्रॉ कीजिए जिससे ये इकोसिस्टम बन जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगी। आई होप कि आपने अच्छे से ये एक्टिविटी परफॉर्म की होगी। चलिए जी, हमारी नेक्स्ट टाइप है रिवर इकोसिस्टम। अ रिवर हैबिटेट इज़ अ वाटर बॉडी। अगर तो सिर्फ एक वाटर की बात करें तो वो एक हैबिटेट है फिश के लिए या पानी में उगने वाले प्लांट्स के लिए, लेकिन इसमें बहुत से मुख्तलिफ हैबिटेट्स और भी आते हैं, और जब इसमें दूसरे बहुत से हैबिटेट्स आएंगे तो ये इकोसिस्टम बन जाएगा। इट इज़ सराउंडेड बाय अदर हैबिटेट्स सच एज सॉइल, ये आपको दिखाई दे रहा है सॉइल हैबिटेट, ट्री हैबिटेट एंड ट्रीज एट अ रिवर बैंक। द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल दीज हैबिटेट्स इंटरेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट अ रिवर इकोसिस्टम। सो सॉइल के एनिमल्स पानी के वाटर हैबिटेट के साथ रिएक्ट करेंगे, ट्री बेस्ड एनिमल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये तमाम के तमाम एक रिवर इकोसिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने एक इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा हैबिटेट्स प्रेजेंट हैं। ये रिवर इकोसिस्टम की एक और एग्जांपल है जिसमें आपको रिच डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। प्लांट्स की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, ये देखिए, इसके साथ साथ एनिमल्स की बहुत सी वैरायटीज़ हैं इसमें। चलिए जी, हमारा लेक्चर यहीं पे आज कंप्लीट होता है। अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट ये आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे, आपने इसे सॉल्व करना है और टीचर को रिटर्न करना है। अपना लेसन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा था। सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। इसके बाद आपने देखा था कि इकोसिस्टम की डिफरेंट काइंड्स हैं। फिर आपने रिवर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा कि उसमें बहुत सी रिच वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट है। रिवर इकोसिस्टम में एक्वाटिक हैबिटेट के साथ साथ सॉइल और ट्री बेस्ड हैबिटेट्स भी इन्वॉल्व हैं उसे इकोसिस्टम बनाने के लिए। सो अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के सेक्शन ए से आप, जो कि एमसीक्यू का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी जिसमें आपने क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करना है, इसमें से क्वेश्चन 1 का पार्ट ए जो कि है इकोसिस्टम की डेफिनेशन के बारे में, और क्वेश्चन 2 का पार्ट ए जो कि हैबिटेट और इकोसिस्टम में डिफ्रेंशिएट करता है, सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन सी की तरफ मूव करेंगे जिसमें आपने क्वेश्चंस को इन डिटेल आंसर करना है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इन इकोसिस्टम्स में आप सिर्फ फॉरेस्ट और रिवर इकोसिस्टम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आज हमने यही पढ़ा है। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 3 हैबिटेट्स स्टडी करेंगे, यानी पॉन्ड, डेजर्ट और ग्रासलैंड। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।